हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में ग्रेविटेशन से रिलेटेड दूसरा वीडियो लेके उपस्थित हूँ। पहले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का एक इंट्रो देखा था कि ये जो थियरी है ग्रेविटेशन की, ये केवल एक सेब के गिरने से नहीं बनी है, बल्कि इसके पीछे कई सारी जिंदगियां लगी हुई है ना। तो आज मैं उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूँ और इस चैप्टर का जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना स्टूडेंट्स। तो पिछली क्लास में हमने खत्म किया था न्यूटन पे, तो आज की क्लास बेहतर होगा कि वहीं से शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन को न्यूटन से रिलेट करके देखेंगे कि न्यूटन ने किस तरीके से ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन किया, है ना। अब ये जो थियरी है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये थियरी दी गई थी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा, इसलिए इस थियरी को कुछ लोग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलते हैं। चीजें दोनों एक ही हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहीं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछ रहे तो ऐसा नहीं, तुम लोग दूसरा एक्सप्लेनेशन दोगे यही, ठीक है। इसे यूनिवर्सल लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लॉ है ये अब केवल अपनी अर्थ पे नहीं अप्लाई होता, बल्कि पूरे यूनिवर्स में, अपने सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट छोड़ रहे हैं एक दूसरे से, है ना। कहने का तो अपनी ऑर्बिट में जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं सन के चारों तरफ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, है ना। तो ये जो लॉ है ग्रेविटेशन का, ये केवल इसी दुनिया पे नहीं अप्लाई बल्कि पूरी यूनिवर्स में अप्लाई होता है, इसलिए इस लॉ को यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है, ठीक है। अब न्यूटन ने बताया क्या? उन्होंने कहा कि अपने यूनिवर्स में कोई भी m मास का पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल जिसका मास m1 है, वो दूसरे पार्टिकल को जिसका कुछ और मास होगा, हो सकता है लेट कर लेते हैं m2 है ना, तो दूसरे मास के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या करने की कोशिश करता है ना। अब उस फोर्स को उन्होंने डायरेक्टली कुछ इस तरीके से बताया कि किन्हीं दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, एक मास मान लेते हैं m1 है, दूसरा मास कुछ दूरी पे, इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं कि r है, और दूसरे वाले का मास मान लिया m2, ठीक है। तो इन दोनों मासेस के बीच में जो लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स है, कुछ फोर्स लगेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब इनके बीच में एक फोर्स लगेगा जो कि इन मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। ऐसा न्यूटन ने कहा था कि इन दोनों मासेस के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इनके मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब अगर इसको लिखना हो तो कुछ ऐसे लिखेंगे, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस, ठीक। पहला मास m, दूसरा मास m2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे m1 into m2, ठीक है। यहां पे बताने का सेंस उनका यह था कि अगर इस मास की वैल्यू इंक्रीज होगी, इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि फोर्स भी बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होने का मतलब यही होता है कि अगर RHS बढ़ेगा तो LHS भी बढ़ेगा, है ना। तो ये क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो जाहिर सी बात है उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। और दूसरी इन्होंने थ्योरी इसी ने कंबाइन की कि दो प्रोडक्ट के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस यहां पे हमने क्या लेट की है r, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब बिल्कुल रेसिप्रोकल, 1 स्क्वायर ऑफ द रेडियस या डिस्टेंस, ठीक है। मतलब f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर डायरेक्टली बोलेंगे तो 1/r, ठीक है ना। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये दो इक्वेशन थियरी से उन्होंने बताया कि किस तरीके से दो ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, किस तरीके से दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, है ना। ये एक सेंटर फोर्स है, तो हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, मतलब ये इधर सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी और इस मास को ये m2 मास अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करें तो ये अपने पास इक्वेशन बन के आता है, आफ्टर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, m1 into m2 अपॉन में r का स्क्वायर, ठीक है। आफ्टर कंबाइनिंग बोथ इक्वेशंस, इक्वेशन 1 and 2, और
इस प्रोपोर्शनल को फिजिक्स में ऐसे डायरेक्टली नहीं हटाया जा सकता, इसे इक्वल ऐसे ही नहीं लिख सकते। इसको इक्वल लिखने के लिए एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। F इज इक्वल टू, अगर हमको एक कांस्टेंट लेना है तो लेंगे यहां पे एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है G, साथ में m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। इस G की भी अपनी अलग कहानी है। इसकी जो पहली थ्योरी दी थी इसे कसरत कहते तो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस G का नाम है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, क्या है ये? कैपिटल G जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब पूरे यूनिवर्स का कांस्टेंट है ना, और वैल्यू कांस्टेंट रहती है इसकी। इसकी जो वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक, ये जो वैल्यू थी वो सबसे पहले एग्जैक्ट बाय एक्सपेरिमेंट मेजर की थी मिस्टर हेनरी कैवेंडिश ने। जो साइंटिस्ट उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, उसकी भी एक थोड़ी सी थियरी है कि ये उन्होंने लाइट वेट की एक रॉड ले ली, उसके दोनों एंड पे कुछ m1 m2 मास के कुछ लेड के टुकड़े रख दिए, उसके बाद उनके बीच में एक्सपेरिमेंट करवाया, तो फिर एंगल के थ्रू उन्होंने प्रूव किया कि इस G की वैल्यू कुछ इतनी होती है। ठीक है ना, उसको आप लोग देख सकते हो यूट्यूब पे कि किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 10 टू पावर माइनस 11। कांस्टेंट वैल्यू होने का मतलब है ये वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब क्यों चेंज नहीं होती है, इसका भी एक कारण है। ये G की वैल्यू क्यों कहीं भी वेरिएबल नहीं है, क्यों हमेशा कांस्टेंट है? क्योंकि अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में तो वहां पे जो एप्सिलॉन 0 होता है उसकी वैल्यू चेंज भी होती है, मतलब अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है ना। लेकिन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि ये मार्कर का निब और ये इसका कैप, इनके बीच में कोई मीडियम अगर दूसरा ला दें तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। अभी तो इनके बीच में एयर एक मीडियम है, सपोज दैट इनके बीच में मैं एक दूसरा मीडियम ला दूं, मैं अपना मान लो कि ये उंगली ला देता हूं इनके बीच में कुछ ऐसे। ठीक है, अब उंगली के बीच में इस पार और इस पार कैप और ये है, तो क्या आप इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ये मीडियम चेंज होने से इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चेंज हो जाता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो अगर ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है इट मीन्स कि G की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है। तो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी तो चेंजेबल नहीं है, इट मीन्स की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो यही आंसर देना है कि G की वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। ओके बेटा, अब बात करते हैं ये जो हमको वैल्यू मिली F इज इक्वल टू G m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। यहां से अगर हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकालना चाहें तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को एक तरफ रखते हैं और बाकी रेडियस अगर डिस्टेंस इधर आएगी तो मल्टीप्लाई में fr स्क्वायर, m1 m2 इधर आएगा तो m1 इंटू m2 डिवाइड में चला जाएगा। G की कुछ वैल्यू ये आ जाएगी, G इक्वल टू fr स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। और यहां से इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जब SI यूनिट निकालेंगे हम लोग, SI यूनिट ऑफ कैपिटल G, तो देखो कितनी निकल के आएगी। F मींस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो फोर्स कोई भी हो SI यूनिट एक ही, न्यूटन बाई। ठीक, उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस मीटर में तो यहां हो जाएगा मीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2 दोनों मासेस हैं, kg इंटू kg मींस kg का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। क्लियर? और यहां पे जब डायमेंशन निकालोगे तो देखो न्यूटन के लिए डायमेंशन क्या होती है, देखो न्यूटन के लिए mLT-2, मीटर स्क्वायर के लिए L स्क्वायर और केजी स्क्वायर के लिए m का स्क्वायर। अगर m स्क्वायर में से एक m से एक m कैंसिल हो गया, नीचे एक m बचा रह गया, इसकी डायमेंशन निकल के आएगी वहां पे m L स्क्वायर और एक L, तो L की पावर 3
टी की पावर -2, कुछ इसकी डायमेंशन ये हो जाएगी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ग्रेविटेशन कांस्टेंट की SI यूनिट और डायमेंशन पता चल जाएगी। क्लियर है? तो इनका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, अगर बात करें हम इस फार्मूले की, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है F=G m1 m2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, ये केवल इसका मैग्नीट्यूड शो करता है। क्या शो करता है? मैग्नीट्यूड। तो इसको इसका स्केलर फॉर्म भी बोल सकते हैं। आपको पता है ना, फोर्स एक टाइप की क्वांटिटी है और यहाँ पे इसके पास केवल क्या है? मैग्नीट्यूड है, इसलिए इसका स्केलर फॉर्म कहलाएगा। तो इसका वेक्टर फॉर्म किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके लिए आप देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करवाएंगे देखेंगे। अब यहां पे हम लोग इस डायग्राम को एक बार फिर से देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें m1 और m2 मास के अगर दो ऑब्जेक्ट हो और वो दोनों कुछ स्मॉल डिस्टेंस पे हो, ये m1 मान लिया, ये m2 मान लिया, इनके बीच की डिस्टेंस देखें कैसे होगी। अगर बात करेंगे m1 से m2 की डिस्टेंस, ठीक, मान लिया ये 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे जा रहा है तो r12 चलेगा। ठीक, और अगर बात करेंगे m2 से m1 की डिस्टेंस भले इक्वल होगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे ना, डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल पॉइंट और एंड पॉइंट, फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट पाथ होती है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हो तुम लोग, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही कवर होगा। तो देखो m1 m2 के बीच की डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? r1 to 2 और यहाँ पे r2 to 1। ठीक, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, अब m1 पे m2 के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो देखो कहलाएगा यह फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। कुछ लोग इसको 12 पढ़ते हैं, 12 नहीं है बुक में जो ऐसा लिखा हुआ उसका मतलब है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और जो m2 पे m1 के द्वारा लगेगा वो दिखाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है, ये दोनों फोर्स आपस में इक्वल होंगे, बस अपोजिट होंगे, तो एक माइनस में लिखा जाएगा। क्लियर है? अब देखते हैं माइनस में क्यों लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म उसका क्या है। अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, F12 की वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे F12 एक वेक्टर फॉर्म में आ गया क्योंकि इसके पास डायरेक्शन हो गई 1 से 2 की तरफ, है ना। तो F12 इक्वल टू हो जाएगा G कांस्टेंट वैल्यू m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। ठीक, अभी तो केवल मैग्नीट्यूड लिखा मैंने, अब डायरेक्शन कैसे लिखूंगा? तो डायरेक्शन दिखाने के लिए, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए अपने पास एक यूनिट वेक्टर हुआ करता था, आपको याद होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड 1 होता है, सॉरी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जो केवल डायरेक्शन को शो कर सकता है, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लेंगे r12 का कैप। ठीक, और अगर दूसरा फोर्स दिखाएं F21 वेक्टर F21, तो ये हो जाएगा G m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। फोर्स तो वही रहेगा मैग्नीट्यूड, बस चेंज होगी यूनिट वेक्टर 21। ठीक, मैंने बताया था अगर शॉर्टेस्ट पाथ की डिस्प्लेसमेंट हमको दिखानी हो, ये A है ये B है, तो AB मींस A से B की तरफ इस डॉट BA। अगर दोनों सेम दिखाने हो तो दोनों इक्वल करने के लिए एक का माइनस लेते थे। क्रॉस वाले में भी आप देख सकते हैं A क्रॉस B डज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। B क्रॉस A के बराबर नहीं होता, बल्कि माइनस B क्रॉस A के बराबर होता है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो वैल्यू होगी, अगर इसको इस फॉर्म में हमको 1 2 के फॉर्म में लिखना होगा, 2 1 को 1 2 के फॉर्म में लिखना होगा, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा।
तो F12 वैसे तो F21 के बराबर है, लेकिन बस अपोजिट है। यहां से यह प्रूव होता है कि दोनों बॉडीज एक दूसरे पे इक्वली बट अपोजिट फोर्स लगाएंगे। क्लियर है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ यहां पे फॉलो हो रहा है। इस तरीके से हम वेक्टर फॉर्म ऑफ ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन समझते हैं। क्लियर है चीजें? फोर्स है तो ऐसा यूनिट न्यूटन ही होगी और डायमेंशन एबिलिटी -2 ही होगी, वहां पे कुछ समझने की जरूरत है नहीं। और अगर बात करें हम इसके फीचर्स के बारे में, ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये बहुत ही स्पेशल लॉ है ना। इसके काफी सारे फीचर्स हैं, स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे कि ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये एक सेंटर फोर्स है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको सेंटर फोर्सेस की एक पूरी थियरी पढ़ने को मिलेगा, पूरा पूरा चैप्टर मिलेगा। मतलब ऐसे फोर्सेस जो सेंटर की तरफ वर्क करते हैं उन्हें हम सेंटर फोर्सेस कहते हैं। तो यहां पे अगर बात करें हम इन दोनों फोर्सेस की, तो यहां पे दो मासेस एक दूसरे के सेंटर की तरफ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक, ये अगर मान लो कि शेप सर्कुलर ना होकर के कुछ इस शेप में हो गया, इसका सेंटर मान लिया यहां है, इसका सेंटर मान लिया यहां है, तो ऐसा नहीं कि यहां पे ऐसे जाएगा, ये डिस्टेंस सेंटर की तरफ, ठीक है, कुछ ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक सेंटर फोर्स है। पहला फीचर क्या कि यहां पे मैं एक एक फीचर लिखता चल रहा हूं। पहला फीचर इसका हो गया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंटर फोर्स है। क्यों? क्योंकि यह सेंटर की तरफ वर्क करता है। दूसरा, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अभी मैंने बताया कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होते हैं वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करते, जिसके कारण जो जी की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है ना। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन आया कहीं पे कि जी की वैल्यू कांस्टेंट क्यों होती है, तो बताना है कि क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए जी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो फोर्स है ये इंटरडिपेंडेंट ऑन मीडियम। ठीक है, क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। ठीक, अगर तीसरे की बात करूं तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि एक ऐसा फोर्स जो कि केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करे। मतलब अगर मैं इसको यहां पे ऐसे मार्कर को नीचे की तरफ गिराता हूं तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, सीधे नीचे, फाइनल और इनिशियल, ठीक है ना, इनिशियल और फाइनल, तो ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा। इट मींस कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है जो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यहां पे टोटल वर्क क्या हो जाता है, 0। ठीक, इसका चौथा जो पॉइंट है मैंने अभी यहां पे बता दिया कि ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाते हैं। तो ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्वल कर एग्जर्ट करेंगे एक दूसरे को। कहने का मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करेगा। ठीक है बेटा, ये 4 फीचर हमने देख लिए। और एक इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, वैसे ये जो चैप्टर है ये आपके लिए क्लास 12 का जो फर्स्ट यूनिट है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां भी चीजें ऐसी चलेंगी। यहाँ पे न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ है तो वहां पे कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे मासेस पढ़ रहे हैं, वहां पे चार्जेस पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पोटेंशियल पढ़ेंगे, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर क्लास 12 के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो उससे अलग कहां पे है, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वहां पे जो चार्जेस होते हैं, आपने क्लास 10 में भी पढ़ा होगा कि अगर लाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। मतलब वहां पे दोनों टाइप ऑफ फोर्स लगता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन का भी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है, दिस इज ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स लगाता है, केवल अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये रिपेल नहीं करता है। ऐसा नहीं सोचना है कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्स भी रिपेल कर सकता है, बिल्कुल नहीं। ये तो बिल्कुल मन में आना ही नहीं चाहिए। और सबसे इसका लास्ट पॉइंट जो है कि ये हमेशा पॉइंट मासेस के लिए वर्क करता है।
पॉइंट मासेस का मतलब क्या, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 500 पॉइंट ऊपर, वैलिड फॉर ओनली पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस का मतलब क्या है कि अगर दो मासेस पास पास होंगे तो उनका एक्चुअल शेप साइज काफी छोटा होना चाहिए, और अगर वो बहुत हैवी अमाउंट में है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, तो उनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होनी चाहिए, इतनी ज्यादा कि अर्थ और सन के जैसे, कि अर्थ से सन पॉइंट सा लगे और सन से अर्थ जाना नहीं सन पे, बाकी तो कुछ समझदार है। तो कुल मिला के ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जहां पे हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से डिफर है। वहां पे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्स वर्क करता है, यहाँ पे केवल अट्रैक्टिव फोर्स रिपल करता है, वर्क करता है। क्लियर है चीजें बेटा? यहाँ पे इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा। सबसे पहले तो वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस टाइप का फोर्स है, तो आपको डायरेक्ट बताना है कि इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। यहां पे मैंने लिखा इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट तो लगाता ही है। इसकी वैल्यू मीडियम पर डिपेंड नहीं करती, ये भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किस टाइप का फोर्स है ये, तो सेंटर फोर्स है। ओके, केवल पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं तो बड़े बड़े मास पास में रख दिए जाए तो उन पे भी वैलिड होगा, नहीं ऐसा नहीं। तो इसमें न्यूमेरिकल आपको कैसे मिलेंगे, जो अपना फार्मूला था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान में r का स्क्वायर, है ना। फार्मूला अपने पास क्या था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। g की वैल्यू कांस्टेंट होगी 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m1 दिया होगा, मान लेता है कि दे दिया कि 6 kg, और दूसरा दे दिया m2, मान लिया 3 kg। डिस्टेंस दे दी 1 मीटर, ठीक। अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स फार्मूला लगाओ, यही वाला, जी की वैल्यू पुट करो, m1 की वैल्यू पुट करो, m2 की वैल्यू पुट करो, r की वैल्यू पुट कर दो, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। ये कुछ ऐसे करके 6.67 × 10⁻11 m1 कितना हो जाएगा 6 3 डिवाइड बाई 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, कट करोगे 6 3 जा 18, उसके बाद 18 से 1 जा 126, उसके बाद 18 से 108, और 108 में 8 में 2 10 20 0 18 6 जा 108, और कितना आ जाएगा 120, कुल मिलाकर 2 प्लेस पे डेसिमल या कुछ इतना आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ ऐसी वैल्यू आ जाएगी 10⁻11, ठीक है। ये बेटा, तो इस तरीके से तुम लोग ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे सबसे मेन जो हम लोगों का मोटिव था यही समझाना कि ये जो वैल्यू है, ठीक है, m1 m2 अपान में r का स्क्वायर, मैंने तो एकदम नॉर्मल सा अपने हिसाब से करके सॉल्व कर लिया, लेकिन तुम लोगों के लिए जो आएगा वो मासेस काफी हैवी अमाउंट के रहेंगे। जैसे जुपिटर का मास दे दिया, ठीक, अर्थ का मास दे दिया, सन का मास दे दिया, तो एक्सपोनेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो और उसके बाद ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग एकदम अच्छे से ये टॉपिक समझ सकते हो, क्लियर है। तो बेटा अगर हम थोड़ा सा बात करें ग्रेविटी, ये तो हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर मैं ग्रेविटी की इसी में बात करूं तो यहाँ पे चीजें केवल इतनी चेंज होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इक्वल टू ये हो जाएगा F इक्वल टू जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, अर्थ में भी लगेगा, मास ऑफ अर्थ इनटू में m अपान में r का स्क्वायर, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग इसे r स्मॉल r से नहीं r इक्वल से डिनोट करें, तो यहाँ पे भी जैसे दे दिया कि एक अर्थ है, अर्थ के इक्वेटर पे, यहाँ पे सेंटर से इतनी दूर r डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 kg का, अर्थ के द्वारा उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो r e की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ
6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगी। मास ऑफ अर्थ अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट किया जाता होता है, 6 इंटू 10⁴ kg। क्लियर है। और जी की वैल्यू फिक्स ही है 6.6 × 10⁻11। अपने आप फोर्स निकाल लोगे कि उस बॉडी पे अर्थ के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोग ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा, जहां पे कुछ नई नई चीजें, उसके फीचर्स, उसके वेक्टर फॉर्म्स, नॉर्मल स्केलर फॉर्म, इन सब के बारे में पढ़ लिया। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।